सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद जो हम लोग पढ़ते क्या पढ़ते, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहला टॉपिक इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन, इसमें भी हम लोग सबसे पहले जीरो ऑर्डर ही रिएक्शन पढ़ते हैं। एक टॉपिक है इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन दो के लिए पढ़ते हैं, एक जीरो ऑर्डर के लिए, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर। क्या सर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए नहीं पढ़ते? पढ़ते बाबू। जिस प्रकार से यूनिट्स हम लोग क्या करते हैं ना कि फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का निकाल लेते हैं, उसके बाद nth ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए या तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद nth ऑर्डर के लिए निकाल लेंगे, आसानी से हो जाएगा। चलो एक सिंपल सी बात करते हैं। अगर हमारा ऐसा मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर्ड ए जनरल केमिकल रिएक्शन, जनरल केमिकल रिएक्शन मान लिए। अब मान ये रहे बाबू कि कोई रिएक्टेंट आर जो है वो प्रोडक्ट क्या बना रहा, पी। अगर इस पर हम लोग अप्लाई करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या बोलेंगे, इससे होगा ना सर कि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा, के आर। सर आप जीरो ऑर्डर बोल रहे हैं तो जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग पावर कितना हो जाएगा सर, जीरो। अब हर जगह पर अगर मान लीजिए जीरो ऑर्डर के लिए भी हमारा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा और कांस्टेंट के आता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी अगर के आता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी अगर के आता है, थर्ड ऑर्डर के लिए भी के आता है, तुम पहचानोगे कि के किसके लिए दिया गया है, जीरो ऑर्डर के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके लिए के दिया गया, कैसे पता करोगे? एक ही तरीका वो यूनिट। अगर यूनिट पर सेकेंड रहा तो फर्स्ट ऑर्डर, मोल पर लीटर पर सेकेंड रहा तो जीरो ऑर्डर। लेकिन अगर नहीं, अगर यूनिट दिया रहे तो हम लोग कैसे इसको पहचानने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ये के जीरो है, क्या बाबू? और नहीं तो फिर इसको डायरेक्ट के भी रख सकते हो, कोई दिक्कत। जीरो ऑर्डर के लिए आ रहा है इसलिए हम कितना मान रहे, के जीरो, कोई दिक्कत। अब देखो इसी से थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज बना हुआ, क्या लिखा कि द रिएक्शन इन विच रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि वैसा रिएक्शन जिसमें हमारा रेट जो है वो रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं डिपेंड कर भैया? क्योंकि किसी के पावर जीरो यानी कितना हो जाएगा, ये एक्चुअल मेरा रेट बराबर क्या आ जाएगा सर, तो रेट बराबर आ जाएगा के जीरो। यहां वन है तो क्या यहां पर रिएक्टेंट रहा, मोलर कंसंट्रेशन कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इसीलिए बोलते हैं कि द रिएक्शन इन विच द रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसी का पावर जीरो यानी वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। तो सर हम लोग लिख सकते हैं कि रेट बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बाबू, के जीरो। रेट का हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस रिएक्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो, क्योंकि हम अप्लाई किस पर करते हैं, रिएक्टेंट पर, क्या लिख सकते हैं माइनस डी आर बटा में डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जीरो। इसको थोड़ा सा भैया अरेंज कर दो, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, तिरछा हो गया, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस डी आर, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, के जीरो गुने डी टी। यहां तक किसी को दिक्कत? अप्लाई कर दे दोनों साइड तो ऐसा ऐसा लिख देते बाबू, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन माइनस डी आर इंटीग्रेशन के जीरो गुने डी टी। इंटीग्रेशन का भी कांस्टेंट का होता है, नहीं, कांस्टेंट को बाहर कर दो, माइनस को भी बाहर कर दो भैया, क्या हो जाएगा डी आर, ये क्या हो जाएगा बाबू, के जीरो को बाहर कर दो तो के जीरो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी टी। डी आर को कितना लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में, कौन बताओगे? आगे स्पेस चेंज कर दे, यहीं पर जगह है। अरे भाई देखो ना, ये इंटीग्रेशन है
और डी क्या दिखाता है, डिफ्रेंसिएशन। आपस में कभी इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन आता है तो कट के क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस आर। डी आर का डी एक्स का इंटीग्रेशन देखना एक्स होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स का क्या होता है बाबू, तो डी आर का क्या हो जाएगा, आर। यहां देख लो के जीरो है तो के जीरो गुने, ये फिर से वही बात हो गई, इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होता था, डी टी का क्या हो जाएगा, टी। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट क्या आता है, प्लस सी। इक्वेशन क्या मान लिए, 1। कोई दिक्कत यहां तक? छोटा सा इंटीग्रेशन लगाए हैं कि ये इंटीग्रेशन डी आर का आर, इसमें मेरा के जीरो था तो वो तो सेम रह जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी होता नहीं है। ये इंटीग्रेशन डी टी था तो भैया डी एक्स का एक्स होता है तो डी टी का क्या हो जाएगा, टी। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट क्या आता है, सी। इक्वेशन क्या मान ली, 1। अब ऐसा मानते बाबू, एट इनिशियली एट इनिशियल शुरुआत में मेरा क्या होगा, आर जो होगा वो क्या होगा बाबू, आर जीरो, है या नहीं। ये आर क्या दिखा रहा है कि किसी भी टाइम पर हमारा मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा रिएक्टेंट का, लेकिन शुरुआत में ये क्या होगा, आर जीरो होगा। यानी कि आर जीरो ये दिखा रहा है इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होगा तब का बात कर रही हूं। और सुनो, टाइम जो होगा भाई, कहां गया, टाइम जो होगा वो मेरा क्या होगा, जीरो। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तब का बात कर रहे हैं ना। जब मेरा रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, जैसे मान लो कि कोई ए जो है वो प्रोडक्ट बना रहा बी, टाइम जीरो पर ए का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए जीरो, यानी अभी एक भी नहीं घटा है। लेकिन अगर टाइम टी पर पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे ए का कंसंट्रेशन ऐसा रहेगा सर। ये क्या दिखा रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरू से बताते आ रही। जीरो लगता क्या लगा हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर यहाँ पर जीरो नहीं लगा है यानी शुरुआत का बात नहीं है, यानी कोई टाइम टी पर होगा, हो सकता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, किसी सेकेंड पर। तो हम बोल रहे कि कोई जो मेरा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो आर जीरो इनिशियल पर, तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा, जीरो। अब हम कुछ नहीं करते भैया, दोनों का वैल्यू रख दो इसमें। हम ऐसा लिख रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या था, माइनस आर इज इक्वल टू के जीरो गुने टी प्लस में, यही था ना। रख दो इस पर, आर जहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर जीरो, के जीरो है तो के जीरो रहने दो बाबू, टाइम जगह पर कितना रख देंगे, जीरो प्लस में। तो बताओ सी बराबर मेरा कितना आ गया, माइनस आर जीरो। हाँ या ना, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत यहां तक? फिर से बोलेंगे बाबू, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट में जाकर रख दो। फर्स्ट इक्वेशन मेरा यही है ना सर, माइनस आर के जीरो गुने टी प्लस में सी। देख लो इक्वेशन, यही मेरा फर्स्ट, माइनस आर इज इक्वल टू के जीरो गुने टी प्लस में सी। रख दो भैया, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आर इज इक्वल टू के जीरो गुने टी, और मेरा कितना आ गया भैया, ये माइनस आर जीरो। सी का वैल्यू मेरा कितना है, माइनस आर जीरो। अब इसको कर लो, ये माइनस में इधर आके क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर जीरो माइनस आर इज इक्वल टू के जीरो गुने टी। हाँ है नहीं, टी को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, टी को उधर भेज देंगे तो ऐसा हो सकता है कि सर के जीरो बराबर जो आ जाएगा वो आर जीरो माइनस आर बाई टी। कोई दिक्कत इसमें? यही हम लोग का जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है बाबू।
मात्र छोटा सा फॉर्मूला है। के जीरो दिखा रहा कि ये हमारा जो रेट कांस्टेंट जो आया जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया बाबू, आर जीरो माइनस आर बाई टी। वेयर अगर किसी को दिक्कत हो रहा तो ऐसा करके लिख लेना, वेयर जहां पे के जीरो क्या दिखा रहा, रेट कांस्टेंट किसके लिए बाबू, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और बाबू इसमें आर जीरो क्या दिखा रहा, आर जीरो क्या हो जाएगा, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। आर क्या दिखा रहा सर, मोलर कंसंट्रेशन दिखा रहा है सर, किसका बाबू, कब, एट एनी टाइम। टी क्या दिखा रहा बाबू, टाइम टेकन, कितना टाइम लेगा। ठीक है, सबसे कम क्वेश्चन कोई अगर इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन में आता है, दो ही तो पढ़ना भाई, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन लगभग 1% रहता है, 99% क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑर्डर से, क्योंकि ये बहुत ईजी, इसमें लॉग आता ही नहीं, ज़्यादा लॉग वाला पूछा जाता है। हाँ सर, तो जीरो ऑर्डर से कुछ नहीं आता है ना भैया, ग्राफ सबसे ज़्यादा इसका ग्राफ आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा आता है। आओ दिखाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दो ग्राफ बनाएंगे, एक यहां से ग्राफ बना सकते, थोड़ा देखो तो बाबू, यहां से ग्राफ बना सकते हैं। रेट इज इक्वल टू के जीरो। अच्छी बात यह है सर कि इस एक्सप्रेशन में, इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकॉज द पावर ऑफ रिएक्टेंट इज जीरो। क्या है, अब हम मान लो कि ग्राफ बनाना चाह रहे, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रेट ऑफ और इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन, या इनिशियल बोलो या तो फिर एट एनी टाइम। बताओ ग्राफ क्या होगा, दो ग्राफ आता है बाबू, ग्राफ बनाना चाह रहे, है ठीक है, हाँ सीधा है। टेक्नोलॉजी, एक सेकेंड, तुमने जबरदस्ती बोल रहा है। चलो देखो, यहां जो हम ले रहे बाबू, यहां जो हम ले रहे रेट, यहां हम ले रहे रिएक्टेंट। बताओ ग्राफ कैसा होगा। और तुम लोगों के पास इक्वेशन जो है ये है कि रेट इज इक्वल टू के, और आर के पावर मेरा क्या होता है, जीरो, और आर का पावर जीरो मतलब वैल्यू कितना होगा, 1। तो बताओ ये कांस्टेंट जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पर, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, रेट मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ना, कांस्टेंट तो यहां से होगा, यहां से अगर हमारा ग्राफ जाता है कांस्टेंट तो समझेंगे कि ये इसके लिए भी और 1/2 के रूप में बढ़ रहा। हाँ वेरी गुड, कैसा जाएगा ग्राफ, एकदम सीधा ग्राफ जाएगा भाई। ये होगा रेट, ये किसी का पावर जीरो यानी वैल्यू 1, तो रेट बराबर के, यानी ये हमारा हो जाएगा ग्राफ। अगर ऐसे लगाना चाहता है के जीरो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ग्राफ, एक और ग्राफ भाई। सर आप लोग कौन सा ग्राफ बताने वाले हैं, कहाँ गया, कहाँ गए, हाँ इसमें, इसमें इस बार जो ग्राफ बनाने वाले हैं रिएक्टेंट और टाइम के बीच में, रिएक्टेंट और इस इक्वेशन को उठा के हम ले जा रहे भैया, माइनस आर इज इक्वल टू के जीरो गुने टी माइनस आर जीरो। लो हम यहां लिख रहे,
क्या इक्वेशन, माइनस आर इज इक्वल टू के जीरो गुने टी माइनस आर जीरो। इससे भी एक ग्राफ आता है। अच्छा माइनस को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा बाबू, आर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के जीरो टी गुना में तो है ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर जीरो। बता सकता है ये ग्राफ कैसा है, किस चीज का ग्राफ है, थोड़ा अप्लाई करके देखो तो कुछ तो दिखेगा क्या। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। थोड़ा सा हम बेईमानी करेंगे हैं, तुम लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलो ग्राफ बनाओ। ये मेरा कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। बताना भाई वाई पर कौन रहने वाला है, आर जीरो, एक्स पर कौन रहने वाला है, एम क्या दिखा रहा, स्लोप, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव आता है तो कहां से आता है, ऊपर से नीचे की ओर। कोई दिक्कत, ये मेरा क्या हो गया स्लोप, स्लोप मेरा क्या हो जाएगा माइनस एम, कितना हो जाएगा जी, माइनस एम मेरा क्या है के जीरो, यही तो है। और जहां कट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट, अरे हाँ या नहीं, यानी कि सी, और सी मेरा क्या है, एंगल कौन सा थीटा से निकालेंगे, टेन थीटा से निकालेंगे, टेन थीटा बराबर पी बटा में बी, पी बी फिर से आ जाएगा डी आर बटा डी टी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताए थे हम। क्या दोनों ग्राफ में किसी को दिक्कत है, बस दो ही ग्राफ है बाबू। नहीं अगर ये बोलना चाह रहा है कि सर अगर यहाँ माइनस जगह पर क्या रहता, प्लस रहता, तो ग्राफ ऐसे ही जाता, नहीं जाता लेकिन यहां से जाता, ऊपर से नीचे नहीं आता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो ये बीच से जाता है इस प्रकार। ठीक है, दोनों ग्राफ में किसी को दिक्कत, दिक्कत है भाई पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं हमको। चलो इसका हाफ लाइफ, इसका हाफ लाइफ क्या होगा, जीरो ऑर्डर का। बोलता है द टाइम ड्यूरिंग विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉन एज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ दोनों को पढ़ते हैं, जीरो ऑर्डर का भी हाफ लाइफ पढ़ते हैं, और फर्स्ट हाफ लाइफ मतलब आधा जिंदगी, आधा जिंदगी नहीं भाई, हाफ लाइफ का मतलब हो रहा है कि जब रिएक्शन शुरू से स्टार्ट हुआ था तो आधे समय पर क्या होगा रिएक्शन, उसको हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आधा जिंदगी के बाद सही है, पर हम लोग के लिए नहीं, रिएक्शन के लिए। शुरुआत से चला यहां से यहां तक, मान लो 10 मिनट में कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तो बीच में कितना हो जाएगा हाफ, 5 मिनट, 5 मिनट पर यानी हाफ लाइफ पर रिएक्शन क्या होता है वो निकालने वाले। तो क्या बोलता है कि द टाइम, वैसा टाइम ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना कर देते हैं, आधा, किसके तुलना में, इनिशियल कंसंट्रेशन की तुलना में। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर आर जीरो जो हो जाएगा सर, कौन, आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर जीरो बटा में क्या बोला कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल की तुलना में आधा होगा, तो यही ना होगा आर जीरो बटा टू। तो जो भी वैल्यू आ जाएगा इसका आ जाएगा रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन का। टाइम भी क्या लगेगा फिर, आधा लगेगा कि पूरा लगेगा जी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी 1/2 बोलो, या तो फिर टी 0.5, आर भी आर जीरो बटा टू हो जाएगा, क्योंकि ये आधा टाइम पर पूछा जा रहा है ना। अगर आर तुम ऐसा रख रहा और बोला बताओ ये जो है आधा टाइम पर क्या होगा, एट एनी टाइम नहीं, हाफ टाइम, तो हाफ टाइम मतलब भैया कि शुरुआत में जो होगा वो आधा घट गया होगा, आर जीरो बटा टाइम भी तुमको कितना लगेगा, आधा लगेगा, यानी टी 1/2 बोलो या तो टी 0.5। अप्लाई कर दो। हमारा फॉर्मूला जो अभी आया सर, के जीरो बराबर आया
क्या है के जीरो बराबर है बाबू? इसको उठा के हम यहाँ रख दे, अच्छा नहीं लग रहा, फिर जगह मेरे पास कम बचेगा। टाइम मेरा कितना हो जाएगा, T1/2, T0.5 ही बोल सकते हैं। आ जाओ, के जीरो बराबर मेरा क्या है, R0 माइनस R/T। हो गया। आर की जगह पर कितना लिखेंगे बाबू, R0 है तो R0, इस आर की जगह पर कितना लिखेंगे, R0/2 और डिवाइडेड बाई टी। टी की जगह पर कितना लिखने वाले, T1/, और हमको हाफ लाइफ निकालना है, यानी T1/2 निकालना है। T1/2 को यहां ले जाओ, के जीरो को यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा सर, T1/2 बराबर R0 माइनस R0 डिवाइड बाई 2, यहां पर कौन आ जाएगा, के जीरो। एलसीएम ले लो, तो ऊपर में एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं T1/2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2R0, हाँ या नहीं, माइनस R0/2, और सबसे नीचे कौन आ जाएगा, के जीरो, तो ये ऊपर जाएगा 2 के जीरो। किसी को दिक्कत यहां तक, एलसीएम लेंगे तो 2R0 माइनस R0 डिवाइड बाई 2, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के जीरो। किसी को दिक्कत, अरे बोलो किसी को दिक्कत है इसमें, यहां तक नहीं दिक्कत है। सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, T1/2 R0 डिवाइडेड बाई 2 के जीरो। ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया बाबू हाफ लाइफ का फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। T1/2 इज इक्वल टू R0 डिवाइड बाई 2 के जीरो। किसी को दिक्कत इसमें, अब सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान सुनना। अब क्वेश्चन आता है, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है या नहीं करता है? क्या डिपेंड कर रहा है, क्या इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन इसमें आया है, हाँ आया है। क्या डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1, यहां पर कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ 2 है, यहाँ के जीरो है, तो के जीरो भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, यहाँ 1 भी होगा तो वो भी कांस्टेंट। और अगर कभी भी किसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट क्या आता है बाबू, के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटने पर कांस्टेंट क्या आता है, के। उसी प्रकार से कभी भी अगर कांस्टेंट हटता है तो वापस क्या जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसको हम हटा दें 1/2 के जीरो को अगर हटा देते तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि और करके T1/2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बाबू, नहीं समझ में आया? 2 के जीरो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है। अगर ये हम कांस्टेंट हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आएगा, यानी कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर किसी को तकलीफ हो रहा भाई तो हम लिख देते हैं, एक सेकेंड। तुम लोग कहा है इतना किडनी में जोर करोगे, लिख देते हैं नोट पॉइंट में। क्या लिख देंगे भाई, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, याद रखना। हाँ इसका भी ग्राफ आता है, इसका भी ग्राफ आता है बाबू, लो ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं।
चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें अगर आप किसके किसके बीच में बनाने वाले, हाफ लाइफ और R0 के बीच में, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन, बताओ क्या आएगा। ठीक है, सुनो, हमारा फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आया सर T1/2 इज इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाई 2K0। ठीक है, यहां पर हम ले रहे हैं R0, यहां हम ले रहे हैं T1/2। अब हम लोग ये भी जान रहे हैं कि सर T1/2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, हाँ या ना, है या नहीं है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या कर रहा, डिफरेंस इसको ये कर रहा है कि सर ये T1/2 इसको अलग करके लिख सकते हैं सर 1/2K0 इंटू R0। यानी कि ये अगर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगा, हाँ या नहीं। लेकिन कैसे बढ़ेगा, आधा बढ़ेगा कि दुगना बढ़ेगा, आधा बढ़ेगा। और आधा बढ़ेगा तो यानी कैसा होगा भाई, ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, और अगर इस कांस्टेंट को अगर हटा भी देते हो ना तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जितना स्पीड से हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही स्पीड से ये भी बढ़ेगा, तो बराबर स्पीड से ग्राफ जाएगा, इधर से दोनों क्या हो जाएगा बराबर। ग्राफ को ऐसे जाना, ये मेरा क्या दिखाएगा बाबू, क्या बाबू, ये तो टाइम दिखा रहा ना। कंसंट्रेशन का बात कर सकते हैं, जितना कंसंट्रेशन ये घटेगा उतना ही समय इसमें कम लगेगा, दोनों बराबर मात्रा में बढ़ेगा या तो फिर घटेगा। इसका कंसंट्रेशन घटेगा तो इसका समय घटेगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका समय बढ़ेगा, दोनों यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा। आए बात समझ में, ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है बोल सकता है बाबू। चलो एक क्वेश्चन, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट K इज 4 इंटू 10⁻³ ये मोलारिटी है ना, और मोलारिटी की यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, इधर से पर सेकेंड लगा हुआ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन फ्रॉम NH3 0.1 टू 0.64। बोल रहा कि कोई NH3 है, गैस है जो टूट रहा किस में, N2 गैस में, और प्लस में 3H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है बाबू, प्लेटिनम प्लेट पे, और ये जब भी टूटता है तो 1180 और 1130 केल्विन, इसी तरह समथिंग कुछ रहता है बाबू। ठीक है, बोलता है ये रिएक्शन मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, रेट बराबर K NH3, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, कांस्टेंट K लग रहा होगा 2, लेकिन पावर कितना होगा, क्योंकि ये एग्जांपल जीरो ऑर्डर का है। अब इसमें बोल रहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है बाबू, कितना समय लगेगा, टाइम पूछा जा रहा ना, हमसे टाइम पूछा जा रहा भैया, जिसमें से इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ NH3 का 0.1 से कहां जा रहा है 0. तो यानी कि R0 मेरा कितना होगा 0. और बाद में फिर मेरा कितना हो जाता है वो 0.064। टाइम पूछ रहा, उसमें से भी हमारा K दे रखा है, कितना दे रखा है K बाबू, जीरो ऑर्डर के लिए दे रखा है तो K0 मान लेते, कितना दे रखा 4 इंटू 10⁻³
मोल पर लीटर पर सेकेंड। भैया ये बड़ा वाला मोलारिटी दिखाता है, मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, अब बाकी बात पर सेकेंड है तो पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अप्लाई कर लेना यार, आसानी से निकल जाएगा कि के जीरो बराबर मेरा फॉर्मूला क्या आया, आर जीरो माइनस आर बाई टी। टी पूछ रहा था, टी के इधर ले जाओ, आर जीरो माइनस आर डिवाइडेड बाई के जीरो। आर जीरो भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, के जीरो भी दे रखा है, टाइम निकल जाएगा, हो जाएगा। अप्लाई कर लेना। हाँ क्या नाउ, अप्लाई कर लेना, बना लेना, ठीक है। किसी को दिक्कत? बस यहीं तक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नहीं उतार लीजिए इसको।